हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। आज से दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आप लोग आज के इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या फिर प्यारे बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तीनों ही संकाय में आपको एक कॉमन पेपर पढ़ना है। यहाँ पर एईसी पेपर थर्ड, ठीक है। एईसी पेपर थर्ड में जैसे कि आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था, एईसी पेपर 2 में इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस, उसी प्रकार से यहाँ पर एईसी पेपर थर्ड में आपको जो एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम क्या है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये तीनों संकाय के बच्चों को पढ़ना है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि थर्ड सेमेस्टर में जो मैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने वाला हूं, उसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। अर्थात हम आज के इस क्लास में सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस के बाद जो है आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू आती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उस टाइम पर आकर क्लास जरूर करिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस थोड़ा सा जो है पीडीएफ जब मैंने डाउनलोड किया, वहां से देखा सिलेबस को, तो चीज़ें थोड़ी सी उतनी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा उसको जो है अच्छे तरीके से आपके बीच रिप्रेजेंट किया जाए ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको बार बार आपने देखा होगा कि सारी सिलेबस जो है वो यूनिट में क्लासिफाइड होता है, लेकिन यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिलेबस दिया गया है उसको यूनिट में डिवाइड नहीं किया गया है। अब फाइनली डायरेक्ट सिलेबस दे दिया गया है। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं तो आपको जो चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले किसके बारे में जानना है, इंट्रोडक्शन ऑन डिजास्टर, ठीक है। आपको जो है किसके बारे में, आपदा के परिचय के बारे में जानना है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर, यानी कि जो आपदा होती है, आपदा के प्रकार के बारे में जानना है। तो जनरली आप सभी बच्चे जानते होंगे, आपने आपदा प्रबंधन क्लास 9th 10th सभी जगह पढ़ा होगा, है ना। तो आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो जनरली आपदा आपके दो तरह के होते हैं। दो तरह की कौन कौन सी आपदाएं, तो एक तो आपका जो है नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, और दूसरा जो होता है आपका मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर का मतलब मानव निर्मित डिजास्टर, मानव निर्मित आपदा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, जैसे कि आपका बाढ़ आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, भूकंप आ जाता है, भूस्खलन आ जाता है, सुनामी आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक निर्मित घटनाएं हैं। क्लियरली समझ में आ रही है आपको। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट की हम इसको यूनिट मान लेते हैं। इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं जैसे कि मानव निर्मित घटनाएं। अब मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आपको पता होगा कि भाई आग लग जाती है कहीं, तो वह आग लगना एक मानव निर्मित आपदा है। जैसे मान लीजिए डकैती वगैरह होता है, ठीक है, आर्थिक रूप से जो है आतंकवाद वगैरह की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं कहाँ आ जाती है, तो यह मानव निर्मित घटनाओं में आ जाता है। आतंकवाद को कोई प्रकृति थोड़े ना निर्मित करता है, वह मानव निर्मित होता है। उसी प्रकार से हम बात करें जैसे कि प्रदूषण संबंधी जो है उद्योगों से निकलने वाली प्रदूषण की जो घटनाएं हैं, जिससे जो है आपदा संबंधी घटनाएं सामने आती है, तो यह भी आपका मानव निर्मित हो जाता है। परमाणु आपदा हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद जैविक आपदा हो गया, दुर्घटना हो गई कोई, जैसे मान लीजिए सड़कों पर वाहनों से दुर्घटना वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह की दुर्घटनाएं हो गई। जैसे मान लीजिए भवन या पुल का गिरना, ये सारी जो है क्या है, एक आपदा के स्वरूप है। किसके स्वरूप है, आपदा के स्वरूप है। तो यह मानव निर्मित आपकी आपदाएं हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट नंबर यूनिट में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस पर काफ़ी डिटेल में सारी क्लासेस में आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि एग्जाम के लिए वो सफिशियंट हो, ठीक। चलो भाई साहब, अगले बात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो यूनिट नंबर जो आपका सेकंड, ठीक है। हालांकि यूनिट में तो आपका सिलेबस डिवाइड नहीं है, लेकिन मैं इसे यूनिट नंबर 2 मान लेता हूं। यहां पर चीजें जो है, देखो कुछ अलग चीजें नहीं दी गई है। अब चीजें हैं क्या, जैसे यहां पर मैंने आपको कुछ आपदाओं के बारे में बताया बच्चे, है ना, कुछ आपदाओं के बारे में बताया है, मानव निर्मित, प्राकृतिक निर्मित आपदाएं। इन सभी आपदाओं से रिलेटेड चीजों को ही आगे के यूनिट्स में आपको पढ़ने हैं। जैसे यहां पर है क्या, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। कहने का मतलब है कि जोखिम और वैधता विश्लेषण, ठीक है। जोखिम और वैधता विश्लेषण की जब बात करते हैं तो इसमें देखो, हम लोग सबसे पहले जोखिम से संबंधित, जोखिम मतलब जानते हो ना, जोखिम मतलब रिस्क लेना, है ना। तो जोखिम की क्या अवधारणाएं हैं, उसके विश्लेषण को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
इसके बाद जो है जोखिम में कौन कौन सी कमियां आती है, उन कमियों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं भेद्यता के बारे में पढ़ेंगे, भेद्यता की क्या अवधारणाएं हैं उसके विश्लेषण को पढ़ेंगे, और इसके बाद भेद्यता में आने वाली कमी के राजनीतिक विकास पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी चीजें आपको यहाँ पढ़ना है, जैसे कि बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 2 में बस इतना ही पढ़ना है। ठीक, यूनिट नंबर 3 पे आ जाइए आप। यूनिट नंबर 3 भी जो है यह जोखिम से रिलेटेड ही है। जैसे यहाँ पर चीज़ें जोखिम से रिलेटेड थी, वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ें जोखिम से रिलेटेड है। अब जब चीज़ें जोखिम पर आ जाती है, आपदा के समय में हर चीज़ें जोखिम भरा ही होता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में भाई आपकी तत्परता किस प्रकार से होनी चाहिए, आप आपदा के लिए जो है तैयारी किस प्रकार से करोगे, उसकी अवधारणाओं के बारे में जानेंगे हम लोग, उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। फिर बात करते हैं तो आगे जो है आपदा संबंधित जो आपकी तैयारी होगी उसके लिए आपका योजना क्या होगा भाई। ठीक है, डिजास्टर प्रिपरेशन के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए, उस प्लान को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चे जो है आपदा की भविष्यवाणी के बारे में जानेंगे, क्या आपदा की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, आपदा की अगर भविष्यवाणी की जा सकती है तो हम लोगों को उसके संबंध में पूर्व चेतावनी दे सकते हैं, जैसे कि भूकंप मापी यंत्र के द्वारा जो है हम पहले पता कर लेते हैं कि फलाने जगह पर भूकंप आने वाली है, तो अब लोगों को क्या कर दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है, भाई अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर किस समय भूकंप आएगी इसकी कोई क्या कहते हैं आकलन नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है भविष्यवाणी के आधार पर प्राप्त किया जाता है। फिर उसकी चेतावनियों और उसके सुरक्षा के उपाय किस प्रकार से हम बच सकते हैं उसको पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, सिलेबस जो दिया गया है उसको काफी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे बात करते हैं बच्चे, तो आगे जो यहाँ पर पढ़ना है, देखो तो आपदा के संबंध में बहुत सारी चीजें जो हैं ये अपनी बहुत भूमिका निभाता है, जैसे कि सूचना। ठीक है, डिफरेंट जगहों की सूचनाएं प्राप्त करना, कहाँ की स्थिति कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। शिक्षा का होना, संचार और प्रशिक्षण की भूमिका। ठीक है, ये आपदा के संबंध में इन सभी चीज़ों की क्या भूमिका है, शिक्षा का, सूचना का, क्या कहते हैं संचार का, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बच्चे, चलो आगे बात करते हैं। इसमें और भी चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि आपदा की घड़ी जब होती है तो यहाँ पर हम लोग चारों तरफ से घिर गए होते हैं। वैसी स्थिति में आप खुद से अपनी मदद कर सकते हो, सरकार से मदद ले सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आपदाएं बड़ी होगी तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या की जा सकती है, मदद की जा सकती है ना। तो सरकार का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, अंतर्राष्ट्रीय क्या भूमिका रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, संस्थानों का। ठीक है, और फिर गैर सरकारी संस्थानों का, जो एनजीओ वगैरह होता है ना, ये सब क्या है, ये सब गैर सरकारी संस्थान है ना। तो इन सभी चीज़ों की भूमिकाएं भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपदा के समय में आईटी सेल जो है आपका, ठीक है, आईटी सेल कहने का मतलब जो आपका क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, ठीक, टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें तो आपदा प्रबंधन में इंजीनियरों की क्या भूमिका है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत अलग अलग प्रकार की क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक, जो कि आपको भविष्य में भी कहीं अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक, चलो प्यारे बच्चे आगे देखते हैं। अगला जो आपका यूनिट नया आ जाता है, वह नया यूनिट क्या है आपका, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स बोले तो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स बोले तो प्रतिक्रिया। अब देखो आपदा के समय में हमारी क्या प्रतिक्रियाएं होती है, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणाओं को पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स, उसके जो है इंट्रोडक्शन को जानेंगे। हमारा क्या क्या कहते हैं प्रतिक्रिया होना चाहिए लोगों के प्रति, अपने प्रति। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। आपदा की प्रतिक्रिया के लिए हमारा क्या योजना होना चाहिए, उस योजनाओं को पढ़ेंगे। सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती है, फिर हमारे द्वारा कौन कौन सी योजनाओं पर पहल किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। चलो आगे बात करते हैं। तो देखो इसमें आपको और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि आपदाकालीन तैयारी की जो योजना है, उस योजना का संचार या फिर भागीदारी और सक्रियण के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं, देखिए जैसे कि आपकी आपदा है तो आपदा के संबंध में बहुत सारे खोजबीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बचाव की आवश्यकता होती है, निकासी की आवश्यकता होती है, रसद प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और साथ में इन सभी चीज़ों में भी क्या होता है, तो सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संस्थानों की भूमिकाओं के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से वो अपना जो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कभी कभी आप यहाँ पर देखिए बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं, जैसे सरकारी अस्पताल की बात कर लेते हैं, भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता रहता है, रोगी मर रहा है। ठीक है, अपना जब मन होगा तब आएंगे, अपना जो है ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को विशेष ध्यान रखना होता है आपदा की घड़ी में। अगर कोई आपदा, भयानक आपदाएं हैं, तो वैसी स्थिति में सबको सजग रहना क्या है, बहुत जरूरी है। बिना सजग रहे लोगों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो बच्चे आगे बात करते हैं। आगे इसमें और भी चीजों को देखो, आपदा के समय में मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत रोल अदा करती है। यहां पर मानसिक संतुलन बहुत बड़ा भूमिका इसलिए अदा करती है कि अगर कुछ देखो, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दृश्य देखकर ही क्या होता है, हताश हो जाता है। तो वैसे स्थिति में मानसिकताओं पर भी क्या करना होता है, मानसिकताओं की प्रतिक्रिया और उसके प्रबंधन के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी होता है, ताकि आघात, तनाव, अफवाह, घबराहट इस सब से क्या हो सके, बचाया जा सके लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला नंबर जो है आपको राहत और पुनर्प्राप्ति के बारे में भी पढ़ना है। फिर चिकित्सा संबंधी जो है प्रतिक्रिया, चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रियाओं को जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में जो है यहाँ पर इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, तो शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है, इस शैक्षणिक संस्थान की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। आगे बच्चे बात करते हैं। तो देखो अगला जो आपका आखिरी टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, आखिरी टॉपिक क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह आपदा के बाद की जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रियाओं को जानेंगे। जैसे पुनर्वास, अब देखो आपदा में बहुत सारी चीज़ें क्षतिग्रस्त हो जाती है, फिर क्षतिग्रस्त होने के बाद किस प्रकार से चीज़ों को सामने में लाया जाए, है ना, ये सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब आपदा की घड़ी होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान माल की क्षति होती है, ठीक है, आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हो जाता है, फिर उसको कैसे पुनर्वास किया जाए, उसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, उसकी पुनः प्राप्ति कैसे की जाए, ये सारे चीज़ों का यहाँ पर हम डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, क्षतिपूर्ति कैसे होगी, ठीक है, सभी चीज़ों का जो है सृजन किस प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद जो है स्वच्छता को किस प्रकार से हम कायम कर सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर के समय में अनेकों प्रकार की जो है असुविधाएं देखने को मिलती है। वैसी स्थिति में स्वच्छता भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। चारों तरफ मान लीजिए भूकंप ही आया, अगर भूचाल आ गई तो क्या होता है, सभी जगह जो है जितने भी साफ़ सुथरे जगह हैं वो सारे के सारे कचरे युक्त हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में स्वच्छता और स्वच्छता विज्ञान की क्या भूमिका रहने वाली है, लोगों को शिक्षा के प्रति शिक्षा के तहत जो है किस प्रकार से हम जागरूक कर सकते हैं, ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। समझ गए ना। तो आपदा के बारे में हम ये सारी जानकारी जो है यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। मतलब समझ गए कि आपको लगभग 4 से 5 यूनिट में इस सारे चीज़ों को कवर करना है और डेली वे में आपको क्लास देखने को मिलेगा, है ना। एक क्लास बच्चे जो है छोटी छोटी क्लास होगी, ज़्यादा देर की क्लास मैं नहीं लूँगा आपसे। जब ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब 20 से 25 मिनट की एक एक टॉपिक की क्लास होगी, और ये एक एक टॉपिक की क्लास में आपको हर एक रोज़ करवाने वाला हूँ, जिसको आप टाइमली कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बताना कि सर अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब कैसे पढ़ने की बात आ गई, देखो कैसे पढ़ने की जब बात आती है तो आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर क्या इसके लिए गेस पेपर पहले से खरीद लिया जाए, तो मैं सजेस्ट करूँगा नहीं। आप क्या करो, इसकी एक राजीव बंसल की बुक आती है, ठीक है, राजीव बंसल की एक बुक आती है, आप चाहो तो इस राजीव बंसल की बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज कर लीजिए। ठीक है बच्चे, और मैं जो है आपको वैसे तो जनरली एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ। किससे पढ़ाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जब चीज़ें यहाँ से आएगी तो अच्छे से कवर कर पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। आपकी तैयारी जो है 3rd सेमेस्टर में लाजवाब की होगी। ठीक है, चलिए विशेष बात करेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।